2014 के बाद भारत में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिले हैं और अभी जो लेटेस्ट 2 ट्रेंड चल रहे हैं उनमें से पहला ट्रेंड है गौरक्षा के नाम पर अपनी अपनी दुकान खोलने का, लोगों को प्रताड़ित करने का। दूसरा ट्रेंड जो चल रहा है वो है सरकारी दामाद पालने का। कुछ सरकारी दामाद ऐसे भी रहे हैं जो इन 10 सालों में देश छोड़कर भाग गए, लेकिन बहुत से सरकारी दामाद ऐसे भी हैं जो अभी भी इसी देश में रहकर आम जनता की छाती पर रोज मूंग दल रहे हैं। तो आओ आज इन्हीं 2 ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, चूक किससे हो गई, आपसे, हमसे या फिर सरकार से। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कंबा कंबा। सबसे पहले बात करते हैं गौरक्षा के ट्रेंड पर। ये गौरक्षा के ट्रेंड में जितने भी लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं, अगर आप इनको गौर से देखोगे, इनका चरित्र, इनका कैरेक्टर आप गौर से देखोगे तो आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी। पहली चीज, ये सारे के सारे ज्यादातर अनपढ़ है। दूसरी चीज, ये बेरोजगार है। तीसरी चीज, इनके अंदर एक चुल है, किस चीज की? बाहुबली बनने की, नेताओं की नजरों में आने की। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस तरह की हरकतें करके ये आज नहीं तो कल किसी ना किसी नेता की नजर में आ जाएंगे और इनको पार्टी की तरफ से टिकट मिल जाएगी, जो इनका भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम है। क्योंकि जिस पार्टी के लिए ये इतनी मेहनत करते हैं, रातों को निकलते हैं, लोगों का पीछा करते हैं और उसके बाद लोगों को जान से मारते हैं, उस पार्टी का अपना एक ट्रेंड चल रहा है पिछले 10 साल से, जो अभी रिसेंटली हरियाणा में भी देखने को मिला है। चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। पार्टी अपने जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, अपने जो उनके नेता होते हैं, उनको तो आगे आने का मौका कम ही देती है। हाँ, दूसरी पार्टी के नेताओं को, दल बदलू नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर उनको उनके सिर पर बिठा देती है। तब दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। अब हुआ क्या है, इसी ट्रेंड के चलते आर्यन मिश्रा नाम के एक लड़के की मौत हो जाती है। ये जो तथाकथित गौरक्षक हैं, जो कि बेसिकली गुंडे हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद कार के अंदर गौ तस्कर जा रहे हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। पुलिस का दूर तक कोई लेना देना नहीं है, वो सीधा गोलियां मारनी शुरू कर देते हैं। पहली गोली आर्यन के सिर पर लगती है और दूसरी उसके कंधे पर लगती है और उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। अब हम इससे पहले कुछ कहें इस इंसिडेंट के ऊपर, आप आर्यन के माता पिता क्या कह रहे हैं उनको सुनो। आपको कह रहे गौ तस्कर हैं तो आप ड्राइवर को मारिए, गाड़ी रोके, या टायर पे मारिए कि डायरेक्ट आपको कानून ये बना है, विधान बना हुआ है कि गौ रक्षक समझ के किसी को गोली मार दो। कड़ी से कड़ी सजा है मुझे खुले आपने घूमे कि जैसे मेरा बेटा को है किसी और को बेटे को राह चलते मार दे। अब जो आर्यन के माँ बाप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट इसके अंदर कुछ चीजें हम ऐड ऑन कर देते हैं। पहली चीज, इन गुंडों का ये कहना है कि इनको टिप मिली थी कि डस्टर कार के अंदर गौ तस्कर जा रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने कार का 30 किलोमीटर तक पीछा किया और फिर गोलियां मारनी शुरू कर दी। सबसे पहली चीज, इनको टिप किसने दी? दूसरा सवाल, क्या ये हर बार टिप के भरोसे इसी तरह से 30-30 किलोमीटर तक गाड़ियों का पीछा करते हैं और फिर गोली मारकर किसी को जान से मार देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इनको टिप मिली, मान लिया, इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और इनको ये राइट किसने दे दिया कि ये सरेआम सड़क के ऊपर गोलियां चलाते फिरे? कानून ये बना है, विधान बना हुआ है कि गौ रक्षक समझ के किसी को गोली मार दो। अब जो ये 5 एक्यूज्ड जिनको पुलिस ने इस केस के अंदर अरेस्ट किया, अनिल कौशिक, सौरभ, कृष्णा, आदेश और वरुण, हमारा तो बस सरकार से, पुलिस से इतना पूछना है कि वो ये पता लगाए कि इन 5 के ऊपर किसका हाथ है, जो इनके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि ये सरेआम गोलियां चला रहे हैं, सरेआम एक कार का पीछा कर रहे हैं, उस कार का जिसके अंदर एक फैमिली बैठी हुई है। इसी तरह के 2 केस अभी हाल ही में हमने और देखे। एक ट्रेन वाला इंसिडेंट जिसके अंदर एक 72 साल के बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति को कुछ गुंडे मिलकर मारना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शक हो जाता है कि वो बीफ लेकर जा रहा है। और चरखी दादरी का इंसिडेंट, जहां पर कुछ गुंडे मिलकर एक वेस्ट बंगाल से आए वर्कर को जान से मार देते हैं। किस शक में? उनको ऐसा शक होता है कि उसने घर में बीफ पकाया। और अगर आप 2014 से लेकर अब तक की टाइमलाइन देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे जानकर कि अब तक कितने लोग इन गौ रक्षकों की चपेट में आ चुके हैं, इन गौ रक्षकों के हत्थे चढ़ चुके हैं और जान गंवा चुके हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है।
अब तक जितने भी लोग इन गौरक्षकों के हाथों, इन गुंडों के हाथों मारे जा चुके हैं, उनमें से ज्यादातर मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। इसलिए कहीं ना कहीं वो न्यूज़ शायद हमें ऐसा लगता है इतनी उसको तवज्जो नहीं मिली, इतनी उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, इतना हाइप नहीं हुआ उसका। लेकिन इस बार ये गौरक्षक फंस गए, ये गुंडे फंस गए, क्योंकि इस बार जो लड़का आर्यन है वो एक हिंदू लड़का है, आर्यन मिश्रा। लेकिन बात एक्चुअल में क्या इतनी सिंपल है, या फिर ये सब हमें बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है कि हाँ कुछ गौरक्षक थे, उन्होंने एक लड़के का पीछा किया, वो कंफ्यूज हो गए और कंफ्यूजन में उन्होंने गोली चला दी, जिसके चलते उस लड़के की मौत हो गई, आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। क्या ये बात इतनी सिंपल है, या फिर सच कुछ और है जो हमें नहीं बताया जा रहा? क्यों? क्योंकि अगर आप गौर करो, ये इंसिडेंट कहाँ का है? फरीदाबाद का, जो कि हरियाणा में आता है। और हरियाणा में अभी होने वाले हैं इलेक्शन, वहां पर सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, हमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिखाया कुछ और जा रहा है लेकिन सच कुछ और है? हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी, और गौ कसकर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें हमको, ये अधिकार गवर्नमेंट दी है। लेकिन अनिल कौशिक मेरे को मिले अनिल कौशिक से पूछा, भैया गोली एक लगी, सिर पे लगी, तो दूसरी गोली यहाँ कैसे लगी? इसका मेरे कोई जवाब नहीं मिल रहा। चलो, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आज नहीं तो कल सच तो सामने आ ही जाएगा, चाहे अभी बाहर आए चाहे इलेक्शन होने के बाद बाहर आए। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर आपका रात को आज बाहर निकलने का मन करता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मन करता है, या फिर लेट नाइट पार्टी अटेंड करने का मन करता है, या फिर वो भी छोड़ दो, आपका सिर्फ इतना मन करता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मैगी खाने चले जाओ, तो मत जाना। माहौल खराब है। इस तरह के गौरक्षक गुंडे ये आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, आपकी गाड़ी का पीछा कर सकते हैं, गोली मारकर आपकी हत्या कर सकते हैं, और उसके बाद आकर सॉरी भी कहेंगे, उसके बाद आकर कहेंगे हमें कंफ्यूजन हो गई थी। अब चलते हैं हमारे सरकारी दामादों के ऊपर। आप जो दिन रात मेहनत करते हो, आप सरकार को इतना मोटा टैक्स देते हो, आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी रंग लाई। आपने जो 9 to 5 नौकरी की या जो धंधा किया, आपने जो टैक्स सरकार को दिया, उसके चलते आज इस आदमी को नंबर 1 पोजीशन मिल गई है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। नहीं, सीरियसली, हमारे इंडिया में आज ये प्रथा बन चुकी है। इस तरह के जो लोग हैं वो बनते हैं सरकारी जमाई, और सरकार किसकी जमाई है? आप लोगों की। तो ऑल इन ऑल इन लोगों का सारा भार, इनके फाइनेंसेस का सारा भार किस पर आने वाला है? आप लोगों पर। ये मोहतरमा है माधवीपुरी बुच, सेबी की चीफ। लेकिन एक्चुअल में इनके ऊपर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की, सरकार की इतनी कृपा है कि ये काम तो एक जगह करती है, लेकिन सैलरी ये 3 जगह से उठाती है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं यकीन। अभी हाल ही में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर उन्होंने इस मोहतरमा का सारा कच्चा चिट्ठा पेश किया। उसके बाद तो कितनी खबरें भी छप गई हैं उसको एश्योर करते हुए। जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हिंडनबर्ग की भी एक रिपोर्ट आई थी इन मोहतरमा को लेकर, जहां पर उन्होंने ये दावा किया था कि इन मैडम का काम तो है बेनामी अकाउंट्स को पकड़ना, बेनामी कंपनियों को पकड़ना, उनको रेगुलेट करना, मार्केट को रेगुलेट करना। लेकिन इन मैडम के अपने बेनामी खाते चल रहे हैं, और वो खाते किससे जुड़े हुए हैं? हमारे इंडिया के नंबर 1 अमीर आदमी के भाई से। हम आपको बता रहे हैं, ये जितने भी सरकारी जमाई हैं, इन सब के तार आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये मिलकर आपकी जेब पर हर रोज डाका डाल रहे हैं और इसी तरह डालते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कभी सवाल नहीं करते। क्योंकि अगर आपने कभी सवाल किया होता तो अभी तक इन मैडम का रेजिग्नेशन हो चुका होता, अभी तक इन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी होती। तो आप बस एक ही काम करो, आप प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनकर अपना सीना 56 इंच का करके गली गली घूमते फिरो, और जब घर आओ तो शीशा देखकर अपने ऊपर हंस लेना। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। क्योंकि जो हमारे देश का दूसरा सबसे यंग जमाई है वो डेली आपके ऊपर हंसता है। I have one announcement to make. Mr. MS Dhoni will join Team India as a mentor for upcoming T20 World Cup. ये लड़का बेसिकली आपका वो जमाई है जो काम दाम कुछ नहीं करता,
जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी मेहरबानी के ये लड़का आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है बहुत ही जल्दी, मात्र 35 साल की उम्र में। और आपका बच्चा 35 साल की उम्र में क्या कर रहा है? ये सब। दुख हुआ अपने बच्चों की हालत को देखकर। चलो इस दुख में थोड़ा सा और तड़का लगा देते हैं आपको ये बात बताकर कि अभी जब ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी है तो ये कितने पैसे उठा रहा है, ताकि आपको इस बात का अंदाजा लग सके कि जब ये आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा तब इसकी जेब कितनी गर्म होने वाली है। तो बात ऐसी है, बीसीसीआई का सेक्रेटरी होते हुए शाह साहब को डेली अप्रोक्सीमेटली 84,000 रुपया मिलता है जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट मीटिंग्स और टूर्स पर जाते हैं। और जो मीटिंग्स और टूर्स इंडिया के अंदर होते हैं वहां पर इनको 40,000 मिलता है एक दिन का। हाँ, ट्रैवल भी ये बिजनेस क्लास में करते हैं। टीम इंडिया एज अ मेंटर फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। और तो और बीसीसीआई इनके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो स्टेज हैं उनको भी मैनेज करती है, उनको भी कवर करती है। और ज्यादातर आपको बता दें इनके स्टेज जो होते हैं वो लग्जरी होटल्स में होते हैं। 5 स्टार रेटिंग से नीचे किसी भी होटल के अंदर इस यंग जमाई को नहीं ठहराया जाता। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है क्रिकेट का स्कोर क्या है। और आपका क्या हाल है? आपको बस सपने दिखाए जाते हैं और आप सपने ही देखो। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के, भारत का विदेशों के अंदर डंका बजने के, अखंड भारत के निर्माण के, और दूसरी तरफ जिंदगी के असली मजे ये जमाई लूट रहे हैं। कोई 3-3 सैलरियां उठा रहा है, कोई बिना काम के सैलरी उठा रहा है। बहुत वेट कर रहे थे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, कुछ पूछा मैंने कुछ। अब आते हैं इस तीसरे जमाई पर। ये बाई गॉड संत आदमी है। ये एक आंख मार मार कर हंसते हंसते बड़े प्यार से आपको चूना लगाता है और आप भी उतने ही प्यार से चूना लगवाते हो। मस्त चल रहा है आप दोनों का। वो तो भला हो हमारी सुप्रीम कोर्ट का कि टाइम टू टाइम बीच में आकर इस लाला की सुताई करती रहती है, वरना आज देश का नंबर 1 अमीर यही होता। आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस लाला को पूरे तरीके से लताड़ा था। इसकी जमकर सुताई की थी। किसके चलते? भ्रामक एड्स के चलते। जो ये भ्रामक एड्स चला रहा था जगह जगह अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। और अब ये लाला चढ़ गया हथे दिल्ली हाई कोर्ट के। मुद्दा क्या है? अगर तो आप पतंजलि का दिव्य मंजन यूज करते हो, उसका दंत मंजन यूज करते हो, रोज अपने दांतों को उससे घिसते हो और आप हो शुद्ध शाकाहारी, तो आपको बताते हुए हमें खेद है कि आपका धर्म कब का भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। पतंजलि का जो दिव्य मंजन है उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन आइटम पाई गई है, उसके अंदर मछली का अर्क है। पतंजलि आयुर्वेद पर आरोप है कि वे जिस दिव्य दंत मंजन को एक शाकाहारी प्रोडक्ट के रूप में बेचते हैं वो वास्तव में शाकाहारी नहीं है, उसमें मछली का अर्क है जो प्रोडक्ट को मांसाहारी बना देता है। बताओ, नॉन वेज आइटम, वो भी एक संत के प्रोडक्ट में, वो भी एक बाबा के प्रोडक्ट में, और तो और एक हिंदू के प्रोडक्ट में। देखो, हम तो ये बात बहुत पहले से जानते हैं, ये जितने भी बाबा हैं, ये जितने भी धार्मिक गुरु हैं, ये जितने भी संत हैं, स्पिरिचुअल गुरु जो बने घूमते हैं, ये सब के सब थोड़े से पैसे की मार है। जहां पर इनको लगता है कि पैसा मिल जाएगा वहां पर इनके नीचे गिरने की कोई लिमिट नहीं है। ये किसी भी हद तक आपको भ्रमित कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पतंजलि के दंत चिकित्सा उत्पाद को हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है, जो कि शाकाहारी होने का प्रतीक है, लेकिन शाकाहारी प्रतीक वाले हरे रंग के डॉट के साथ बेचे जाने के बावजूद भी इसमें मछली का अर्क शामिल है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो अभी हमने 3 जमाई आपको ऊपर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अगर आप इन तीनों जमाइयों को एक साथ रखकर देखोगे तो आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, इनके ऊपर सरकार की कृपा। और ये सरकारी कृपा आपके ऊपर, हम पर तो कभी जिंदगी में नहीं होने वाली। तो इसलिए आप बस एक ही काम कर सकते हो, आप इनकी तरफ देखकर अपना खून सड़ा सकते हो, फिर अपने बच्चों की तरफ देखकर अपना और खून सड़ा सकते हो। कि आपके बच्चों का क्या भविष्य है उसका भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। उसके लिए आप ये ट्वीट देखो। अब ये ट्वीट है डॉक्टर अजय आलोक का, जो बीजेपी के प्रवक्ता है। इस ट्वीट के अंदर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको कितनी खुशी हो रही है, ये कितना प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी को एडमिशन मिल गया न्यू जर्सी के कॉलेज में मेडिकल के अंदर। नहीं, अच्छा है,
ऐसा होना भी चाहिए। कोई भी फादर होगा उसको प्राउड ही फील होगा, उसको अच्छा ही फील होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम इसी प्राउड फादर को हर रोज रात को किसी न किसी गोदी मीडिया के चैनल के ऊपर प्राइम टाइम डिबेट के ऊपर आपके बच्चों के यूथ के दिमाग में गंद भरते हुए देखते हैं। हर रोज रात को प्राइम टाइम डिबेट में ये भाई साहब आकर यूथ को ये ज्ञान दे रहे होते हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र के निर्माण की आज ज़रूरत है, किस तरह से हमें एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है, किस तरह से मोदी जी सबसे महान पीएम है, किस तरह से बस कुछ ही टाइम की बात है इंडिया के हर यूथ के पास अपनी पर्सनल मर्सिडीज कार होगी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, अभी तो हमने कुछ बताया ही नहीं। चलो आप एक काम करो, इनका 24/8/24 का ये ट्वीट भी देख लो। अब इस ट्वीट के अंदर ये भाई साहब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। राम राज्य हमारी परिकल्पना है जिसके तहत हम केंद्र और राज्यों में व्यवस्था संचालित कर रहे हैं। जिनको इससे आज़ादी चाहिए उनके लिए दूसरी जगह वो खुद ढूंढ लें। शायद यहाँ पर ये अपने ही बच्चों की बात कर रहे थे, क्योंकि आज आपके बच्चे तो भारत में ही है लेकिन इनके बच्चे कहाँ है, न्यू जर्सी में। मतलब आप खुद कंपेयर करके देखो कि 24 अगस्त को ये बंदा इस तरह का ट्वीट कर रहा है और फिर उसके बाद 2 सितंबर को ये बंदा ट्वीट करके ये बता रहा है कि इसके दोनों बच्चे जो हैं वो अमेरिकन सिटीजन हैं और ये उनकी चॉइस है कि वो कहाँ पढ़े। नहीं, बिल्कुल सही है, ये उन्हीं की ही चॉइस है। इसी तरह भारत के हर यूथ की अपनी चॉइस है। तो प्रॉब्लम वहां पर खड़ी हो जाती है जब हम इन भाई साहब को फालतू का ज्ञान, फालतू का गोबर यूथ के दिमाग में भरते हुए सुनते हैं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। आप अगर आर्यन मिश्रा केस को ही गौर से देख लोगे ना, तभी आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं उसमें किसको क्या मिलता है। अब इस केस में भी हुआ क्या है, एक 19 साल का 12th क्लास का लड़का, उसकी जान चली गई। 5 लोग उसकी जान लेने के चक्कर में अंदर चले गए, जिसके चलते उनका पूरे का पूरा भविष्य चला गया। गाय भैंस उसी तरह सड़कों पर लवारिस घूम रही हैं, गंद में मुंह मार रही हैं। नेताओं की सेहत पर कोई असर पड़ा? बिल्कुल नहीं। नेताओं की नेतागिरी वैसी चल रही है, उनके बच्चे अच्छा बाहर पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो अच्छा कमाएंगे। और जो सरकारी दामाद हैं वो देश को उसी तरह से लूट रहे हैं, उसी तरह से लूटते रहेंगे। तो बदला क्या? कुछ नहीं, और कुछ बदलेगा भी नहीं। कब तक? जब तक आप सवाल नहीं करोगे। आप सरकार से सवाल करते नहीं, सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ता नहीं, और इसी तरह से लोगों की जान जाती रहती है। इसी तरह से लोग नौकरियों के लिए तरसते रहते हैं, लोग काम के लिए तरसते रहते हैं, या तो भूखे मर जाते हैं या फिर इन गुंडों के हाथों मारे जाते हैं। तो हमारा तो बस इतना कहना है, आप सवाल करो सरकार से। हो सकता है आज आपका सवाल कोई ना सुने, लेकिन आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपके सवाल को सुना जाएगा और उसका जवाब भी कहीं ना कहीं आएगा। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।